बात को और लंबी करने के लिए मैं आप सभी के माध्यम से परमादरणीय महनीय मेधा के मूर्धन्य मनीषी प्रोफेसर रामनाथ झा सर जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हमारे बीच में प्राच्य तथा संस्कृत विभाग से आए हुए हैं नई दिल्ली से। आप एक बार ताली बजाकर सर को आमंत्रित करें और अपना बात करें। प्रोफेसर रामनाथ झा सर। इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। सबसे पहले मैं अपने गुरु की चर्चा की और हास्य विनोद से युक्त जो वातावरण प्रस्तुत किया, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंचस्थ सभी हमारे परमादरणीय विद्वजन एवं सभा में उपस्थित विद्वान विवेकशील एवं सभी छात्र छात्राएं, आदि शंकराचार्य प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में प्रश्न लाते हैं, को गुरु, गुरु कौन है? तो उसका उत्तर है अधिगत सत्व, जिसमें विषय का ज्ञान किसे प्राप्त किया है। और दूसरा शिष्य हिताय उद्यतः सोचता, और शिष्य के लिए सदैव लगा रहे उसी को गुरु करो। तो हम उसी परंपरा के हैं और हमें इसका सदैव चिंतन रखना चाहिए। जैसा कि आचार्य प्रवर जी ने कहा कि शिष्य के बिना, शिष्या के बिना गुरु तो है ही नहीं, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जो यह महनीय विषय है चतुर्दश विद्या, आपने नाम में ले ही लिया अष्टादश विद्या, तो चतुर्दश विद्या वस्तुतः अपने हजारों हजार साल की जो प्रामाणिक विद्या, उस विद्या को नॉन क्वेश्चनेबल, इसको यहाँ पर रखा गया। आचार्य जी ने बहुत सारी बातें करी। ये जो चतुर्दश विद्या है, मैं थोड़ा थोड़ा जो रिसर्चर के पॉइंट ऑफ, जो हमारे दूसरे विषय के भी लोग हैं और संस्कृत के तो हैं ही, तो उनकी दृष्टि से मैं कुछ बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रवीण जी ने ब्रैकेट भी किया है कई बार, तो देखते हैं कितना विशेषाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। जो चतुर्दश विद्या है, या मैं कहूँगा पूरा का पूरा अष्टादश विद्यालय में, तो ये विद्या और इसमें दो भाग है, इसको आप ठीक से देखो। एक भाग है जो ज्ञान है और दूसरा भाग जो है वो उसका मेथड है। ज्ञान क्या चीज है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके क्या है और उस ज्ञान को संरक्षित करने के क्या है, ये सब मिला करके चतुर्दश या अष्टादश विद्या आते हैं। तो ज्ञान क्या है? सबसे पहले ज्ञान पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। आप सभी जानते हैं ऋग्वेद यूनेस्को का हेरिटेज टेक्स्ट है, क्योंकि मानव सभ्यता में इससे पहले किसी भी मानव का वाक्य उपलब्ध नहीं। तो ये भारत का एक गौरव है। भारत में हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले ज्ञान को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया और नाम भी वेद रखा। कुछ और भी नाम रख सकते थे, लेकिन नाम वेद रखा। वेद का मतलब ही है ज्ञान। तो हम ज्ञान परंपरा के लोग हैं। भारत का भी यही अर्थ है। भा का मतलब प्रकाश या ज्ञान, उसमें रत रहने वाला समाज भारत का समाज है। तो भारत अपनी प्रकृति से ज्ञान परंपरा का देश है। यहाँ के लोग ज्ञान परंपरा के लोग हैं, तो इसीलिए ऋषियों ने इसका नाम रखा वेद। दूसरी बात जो ज्ञान के लिए आवश्यक है कि दुनिया का वेद पहला ग्रंथ है जिसमें स्त्री पुरुषों का समान सहयोग। ये दुनिया के किसी ग्रंथ में जिन जिन चीजों पे हमें गौरव करना चाहिए उसको सबसे पहले ध्यान में रखें। और मैं 2-4 मिनट बोलूंगा कि इसको कैसे साइडलाइन किया गया और इसके बिना कैसे देश फिर से विश्व गुरु नहीं बन सकता।
तो यह वेद है जिसमें कि स्त्री और पुरुषों का एक साथ योगदान है। इसीलिए हमारे जैसे ऋषि हैं वैसे ऋषिका है। एक ऋग्वेद में 27 ऋषिका है, जिसको बृहद देवता में सौनक ने उसको लिस्ट दिया है। और हम जैसे वशिष्ठ को पढ़ाते हैं, विश्वामित्र को पढ़ाते हैं, वैसे ऋषिका आम्रणी को भी पढ़ाते हैं, घोषा को भी पढ़ाते हैं। ये दुनिया में आज भी कहीं संभव नहीं। कोई कह दे कि बाइबल में किसी ऋषिका का कोई स्त्री का योगदान है, तो कह दे कि कुरान में किसी स्त्री, कुरान की तो वो तो लोग अभी तक कपड़ा कैसे पहने इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कुरान में 700 लड़कियां मारी, इसलिए क्योंकि हम अपने हिसाब से वस्त्र पहने। तो आप समझ सकते हैं कि क्या दुनिया है और क्या भारत। 1920 ईस्वी में यूएसए में फर्स्ट ग्रेजुएट हुई, फर्स्ट ग्रेजुएट। उससे पहले पढ़ने का अधिकार ही नहीं था पूरे अमेरिका में। 1921 में पहली बार वोटिंग राइट मिला। आज भी दुनिया की बहुत सारी महिलाएं हैं जो वोटिंग राइट के लिए जूझ रही। तो आप ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वेद क्या चीज और भारत की परंपरा क्या चीज। तो एक तो ये बात है, ये हमारा जो आरंभ ही है दोनों के समान सहयोग से, और ये समान सहयोग है। इसीलिए अब जहां 1920 में ग्रेजुएट अमेरिका में पहली होती है, वहां भारत की परंपरा ऋषि ऋषिकाओं से आरंभ होती है। तो इसको हमें ध्यान में रखना। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो वेद का दर्शन है, ये सब मैं बता रहा हूँ, जो ज्ञान किसको कहते हैं, ये ज्ञान हुआ कि दोनों का समान सहयोग। ये ज्ञान हुआ कि दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं। एकाकी नैव रहने से द्वैधा अपाद्य, बृहदारण्य के 1:4-3 में। और कैसे एक ही दो तत्वों के रूप में मतलब प्रकट हुआ, अर्ध ब्रिगलमिव, दाल के दाने के समान। जैसे दाल के दाने में आधा आधा दो भाग होता है, दोनों पूरक होता है और दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ना कोई सुपीरियर ना कोई इंफीरियर, दोनों दोनों का पूरक। भारत का ये स्त्री पुरुष का कॉन्सेप्ट है। तो आज की विडंबना ये है कि हम ये अपने सोशियोलॉजी में नहीं पढ़ाते, पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ाते, और हम पढ़ाते हैं कि यहाँ पे सब प्रताड़ना हुई। क्योंकि हमारे सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस जैसे लोगों को ही पता नहीं कि शास्त्र क्या है, और ना वो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं रखते हैं। इसका मैं 2 मिनट इसीलिए बात करूंगा, पहले 2-4 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। यही कारण है कि भारत में स्त्री और पुरुष दोनों ईश्वर हो सकते। दुनिया का एकमात्र देश है जहां आप चाहें तो ईश्वर पुरुष को मान सकते हैं, जहां चाहें तो ईश्वर स्त्री को मान सकते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में है ना, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवति विश्वतो मुख। वही एक तत्व स्त्री भी है, वही एक तत्व पुरुष भी है, वही कुमार है, वही कुमारी है, वही वृद्ध होके घूम रहा है। और जैसे ही वो प्रकट होता है तो जो भी रूप है सब उसी का। और जब वो निर्गुण निराकार सत्य है, नैव स्त्री न पुमान ऐसा न कुमार उतवा कुमारी यद्यद शरीर मादते तेन तेन सरक्ष। और जब वो नहीं है रूप में तो न वो स्त्री है न पुरुष है, निर्गुण निराकार। तो ये दोनों रूप जो है ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हमारा दर्शन क्या है। ऋषियों को ये ज्ञान हुआ, कहने का मतलब इसको ज्ञान कहते हैं। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा तब तक दुनिया में भूचाल मचता रहेगा। आज भी जिस बाइबल को शपथ लेकर हाथ रखकर शपथ लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसी में लिखा हुआ है कि एक तो यहाँ एक की दो अभिव्यक्ति, और वहां जेनेसिस में लिखा हुआ है कि गॉड ने अपने इमेज से पुरुष को बनाया, पुरुष की पसली से स्त्री को बनाया। तो स्त्री पुरुष की पसली का प्रोडक्ट है, इसीलिए जड़ है। जड़ है तो नॉन कॉन्शियस है। और आप सबको पिंडोरा बॉक्स पता है, जब वो स्त्री हुई तो
उसी ने गॉड ने कहा था कि एक सब फल खाओ, वहां एक को छोड़ के, वो ज्ञान का फल। और वो ज्ञान का फल जो है वो खाने में स्त्री ने योगदान दे दिया, तो बोली कि ये महापापिनी। अब उसी को पिंडोरा बॉक्स किया। अब पिंडोरा बॉक्स आज हम प्रचलित है ना, लेकिन ये बिब्लिकल टर्म है। अब पिंडोरा बॉक्स का मतलब स्त्री को दिया कि दुनिया की जितनी गंदगी है सब स्त्रियों में है, और वो पिंडोरा। ये बैकग्राउंड है, आपको जब तक नहीं समझेंगे तो आप सोशियोलॉजी पे रिसर्च क्या करें, पॉलिटिकल साइंस पे रिसर्च क्या करें। तो वो जो रूप है वही रूप आपको ये ओल्ड टेस्टामेंट से चलते हुए न्यू टेस्टामेंट तक, और वही एरिस्टोटल में। हमारे लोग एरिस्टोटल को महान दार्शनिक, महान ये सोशियोलॉजी के फादर, वहां तो फादर ही होता है, मदर तो होता नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस का फादर, सोशियोलॉजी का फादर, फ्रांसिस बेकन तो विज्ञान का फादर। सब आज भी चर्च में फादर ही फादर है, क्योंकि आज तक यूरोप में मदर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आज तक यूरोप में मदर के जितना उसका चित्र सब जगह बना हुआ है, उसमें एक भी मदर का दिखा दीजिए। बाद में जूझते हुए लोग मरियम को थोड़ा सा दिया 8th सेंचुरी के आसपास। तो आप फिर स्त्री क्या है, जड़ तत्व है, वो भोग का विषय है, भोग का विषय है। इसीलिए आज कोई कहता है खेत है, कोई कहता है खलिहान है, आज इसी में आज भी मूल्य लोग बोलते हैं। ये बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो वेद किसको कहते हैं, इसका ज्ञान, एक ही तत्व का दो रूप में अभिव्यक्ति, दोनों में समान तत्व है। इसीलिए आप चाहें तो पुरुष को ईश्वर माने, आप चाहें तो स्त्री को ईश्वर माने। एक तरफ गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, तो दैव्य शीर्ष में भगवती कहती है कि आई एम ब्रह्म, अहम ब्रह्म स्वरूप, मतलब प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा शून्यम, मैं हूँ, मेरे सिवा एक ही बार हम जगत चत्र द्वितीय का ममा परा, मैं हूँ, दूसरा है कौन। ये गरिमा, ये चीज दुनिया में केवल केवल भारत में है। तो ये ज्ञान है, इसको ज्ञान है। ज्ञान यह है कि एक ही अनेक रूप में प्रस्तुत हुआ, बहुत श्याम प्रजाएय, ये ज्ञान है। इसीलिए कण कण में वो तत्व विद्यमान है, ये ज्ञान है। कण कण में ये तत्व विद्यमान है, इसीलिए सब अपना है, ये ज्ञान है। और जब सब अपना है, इसीलिए हमारी विदेश नीति इसके चलती है G20 में, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वाई? क्योंकि एक ही अनेक में विद्यमान है। यूरोप का क्या है, गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशन। गॉड क्रिएशन से बाहर है, उसको क्रिएशन से कोई लेना देना नहीं। अब क्रिएशन क्या है, माइंड मैटर डुअलिज्म आ गया। माइंड किसको कहते हैं, रेने डेकार्ट क्या बोला, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। हु थिंक्स, कौन सोचता है, इट इज मैन दैट थिंक्स, अदर देन मैन आर नॉन थिंकिंग, नॉन थिंकिंग बीइंग, सो दे आर फॉर यूज। इसीलिए वहां सब भोग का विषय है, स्त्री से लेकर प्रकृति की सारी चीजें भोग का विषय है। और थिंकिंग में भी दो लेयर का थिंकिंग, वन इज मोर थिंकिंग, अदर इज लेस थिंकिंग। यूरोप ने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर मोर थिंकिंग, अदर आर लेस थिंकिंग। तो इसीलिए सब असभ्य है, इसीलिए हम उनको सभ्यता सिखाएंगे। हम सभ्यता सिखाएंगे तो 50 देशों को कब्जा किया, और 50 देशों को कब्जा करके सभ्य बनाने के चक्कर में सबको लूट लिया। आपको ये भान होना चाहिए। मैं इसीलिए ये बिंदु सब लाना चाहता हूँ, क्योंकि चतुर्दश विद्या का महत्व नहीं समझेंगे जब तक वैश्विक स्तर पर क्या ज्ञान है उसको नहीं समझेंगे। और उन्होंने लूट के जो छोटे छोटे टापू जैसे देश बन गए विकसित, और भारत जैसा देश विकासशील बन के बैठा हुआ है। एक ऑक्सफैम एजेंसी की रिपोर्ट आई थी 4 महीने पहले, उसने बताया है कि 1765 से 1900 के बीच में 135 वर्षों में 65 लाख करोड़ डॉलर ले गया था भारत से ब्रिटिश। एंगस मेडिसन की बुक सब पढ़िए, वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसमें लिखा है कि वो भी ब्रिटिश प्रोफेसर, 1st सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक भारत की इकोनॉमी दुनिया की 33% थी।
और जब गोरी इत्यादि आए हैं तो थोड़ा लूटने लगे तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी 16वीं शताब्दी तक मुगल वगैरह बस गए आके तो बाहर जाना बंद हो गया धन, तो तब भी 24% थी। और जब पहले आया पोर्चुगीज, फिर डच, फिर फ्रेंच, फिर इंग्लिश, और इंग्लिश जब आया 47 में छोड़ गया तो भारत की इकोनॉमी 3% है। इतनी आ गई कि लोगों को 2 टाइम भोजन नहीं मिलता। तो मैं पूरे देश में ये बताना चाहता हूँ कि जिस अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषा को आप समझते हैं कि मॉडर्निटी का पर्याय है, हमारे लोग, बहुत लोग गर्मी में टीवी पे कोट पैंट टाई लगा के बैठते, इसलिए बैठते हैं कि हम मॉडर्न, हमें मॉडर्निटी सिखाए। और वकील सब हमारे बहुत लोग जो हैं, आप लॉ के हैं, कहाँ गए लॉ वाले? आज भी लॉ के लोग अभी जून जुलाई में पसीना चलता रहता है लेकिन कोट पहनता है, माय लॉर्ड। ये जो है ना, ये सब आपको दरिद्र बना दिया। इसीलिए अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषा ही है कि भारत को 33% से 3% पे ला दिया। आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमारा इकोनॉमी अभी 7.8% पे गया, जबकि 4th इकोनॉमी है। कहने का मतलब है कि भारत जब जब सोने की चिड़िया था, केवल ज्ञान से आगे नहीं था, दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी। और सोने की चिड़िया अंग्रेजी के कारण नहीं बना, अंग्रेजी के कारण तो दरिद्र बन गया। सोने की चिड़िया अपनी भाषा के बदौलत, अपने विज्ञान की बदौलत, अपनी टेक्नोलॉजी के बदौलत, और विशेष रूप से संस्कृत भाषा की बदौलत। वो संस्कृत भाषा में 14 विद्या है, अष्टादश विद्या है, सारी विद्या है। तो इसीलिए ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं 2 मिनट और ले ही लेता हूं, प्रसंग आ गया कि ये हुआ क्यों, तब आते हैं थोड़ा थोड़ा चतुर्दश विद्या पे। ये हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ क्योंकि पूरा देखेंगे मिडिल ईस्ट, पूरा जो यूरोप है, वो तो 16वीं शताब्दी से पहले दरिद्रतम था, भोजन नहीं मिलता था ना, कोई सभ्यता। हमारे भाष्यकार क्यों कहते हैं पतंजलि की जो संस्कृत व्याकरण पढ़े, तो कहते व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो म्लेच्छ हो जाए। म्लेच्छता का क्या मतलब है? म्लेच्छता का मतलब है कि जेएनयू के गेट पे जो रोड है ना, उसका नाम है गंगनाथ मार्ग, लेकिन जब ऊबर चलता है ना तो उसमें लिखता है नाउ इट इज बाबा गैंगनाथ मार्ग। भोले बाबा का क्या हाल हुआ बताइए, गंगनाथ मार्ग से वो गैंगनाथ मार्ग। और दिक्कत यह है कि हमारे लोगों को कोई मिला नहीं कि गंगनाथ बोले, हम गैंगनाथ बोलते तो अपने को मॉडर्न फील करते। हमारे भाष्यकार ने पहले दिन से कहा कि यदि संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ा तो आप म्लेच्छ हो जाएंगे। जैसे भाषा में म्लेच्छता, वैसे आचार विचार में म्लेच्छता। आज वो जितनी गंदी आदत है सब हम एडॉप्ट किए हुए हैं, अपने को मॉडर्न माने। तो इसलिए ये गलतफहमी ना हो कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बिल्कुल मॉडर्न नहीं हुए हैं। ये जो चीज है ये क्यों हुआ, ये क्यों हम यहाँ पहुंचे, आज क्यों हम लगे हुए हैं कि चतुर्दश विद्या को समझें। हम बहुत स्ट्रगल करते हैं तब किसी विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग खुलता, पता है कितने साल, 75 साल हो गए संस्कृत विभाग को खोलने में, हमें पसीने चलते रहते हैं। कारण क्या है? कारण है 1815 के आसपास का, जब ब्रिटिश ने इसको कब्जा किया तो उसके बाद उन्होंने एक सोचा, भारत जैसे देश को हम बहुत समय तक कब्जा नहीं रख सकते, उसको कंट्रोल में नहीं रख सकते, तो क्या किया जाए। लिखा है कि वी मिलिट्रीली कंट्रोल्ड इंडिया बट नॉट इंटेलेक्चुअल। भारत जैसे ज्ञान परंपरा से संपन्न देश को जब तक हम इंटेलेक्चुअली कब्जा नहीं करेंगे तब तक हम भारत पे रूल नहीं करेंगे। इसीलिए वहां कर्नल बोर्डेन जो भारत में था, उसने क्या किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चेयर स्टैब्लिश किया। ये सब बच्चों को पढ़ना है, इसको तभी पता चलेगा संस्कृत क्या चीज है। बोर्डेन चेयर स्टैब्लिश किया और वो सारी संपत्ति उसने दे दी। उसका विल अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप सब पढ़ें उसको। विल में लिखा है कि हमें भारत को क्रिश्चियन बनाना है,
हमें भारत के ज्ञान पे कंट्रोल करना है, और ज्ञान पे कंट्रोल करने के लिए संस्कृत भाषा को हटाना। आज भी बोर्डन चेयर है ऑक्सफोर्ड में, उसी पे बाद में एच विल्सन बैठे, उसी पे बाद में मोनियर विलियम बैठे, और मोनियर विलियम की संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी हम बड़ा धड़ल्ले से पढ़ते हैं, लेकिन भूमिका कोई नहीं पढ़ता। उसकी भूमिका में लिखा हुआ है कि ये डिक्शनरी मैं इसलिए बना रहा हूं कि भारत को क्रिश्चियन बना दूं। इसी क्रम में मैकॉले आता है, इसी क्रम में सबसे बड़ा टास्क अलेक्जेंडर डफ को दिया जाता है। अलेक्जेंडर डफ की एक बुक है, आप पढ़े, इंडिया एंड इंडिया मिशन। इंडिया एंड इंडिया 732 पेज की बुक है, और उसमें पूरी प्लानिंग है कि कैसे भारत की गुरुकुल परंपरा को, भारत की जो पारंपरिक परंपरा है उसको हटाना है, और यूनिवर्सिटी जो लाना है, जो आज की यूनिवर्सिटी है उसको लाना है, वो किस स्ट्रक्चर में लाना है, उसके विषय क्या क्या होने चाहिए। उसमें 7 मुख्य बिंदुएं दी हुई है कि ये विषय पढ़ाना है। उसी विषय में है कि हमें एक इशू उठाना है कि आर्य अलग थे, द्रविड़ अलग। उसी में एक विषय उठाना है कि आदिवासी अलग है और बाकी अलग है। उसी में एक उठाया है कि जाति वर्ण अलग, जाति वर्ण कास्ट है। ये कास्ट कोई भारत से लेना देना है, ये कास्टा शब्द है जो पोर्चुगीज टर्म है, और पुर्तगाल में जो एक रेशियल स्ट्रक्चर है, 16 लेवल का रेशियल है, जो उन्होंने जो अपना कोई देश किसी का, कोई कहीं का स्त्री कहीं का पुरुष ऐसे करके बनाया है, उसको कास्टा कहते हैं। और कैसे वर्ण और जाति को हटाना है और कास्ट में कन्वर्ट करना है, कैसे भाषा के आधार पर लड़ा देना, कैसे ये बता देना है कि वेद अलग है, उपनिषद अलग है, पुराण अलग है, और सबके मानने वाले लोग अलग अलग हैं। ऐसे सारे 7-8 बिंदुएं हैं, और ये भी उसमें एक बिंदु है कि यूरोप और यूरोप के द्वारा पढ़ाए गए लोग ही प्रामाणिक माने जाएंगे। भारतीय विद्या के कितने भी निष्णात आदमियों को प्रामाणिक नहीं माना जाए। इन सारे बिंदुओं को लेकर के ये यूनिवर्सिटी का खड़ा हुआ है स्तंभ, और आज ये हालत है कि हमारे यहाँ बहुत लोगों ने शोर मचाया, बोला ठीक है यूनिवर्सिटी के कॉर्नर में संस्कृत विभाग खोल, आप वहाँ 250-100 स्टूडेंट के लेके बैठे रहो, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 लाख स्टूडेंट पढ़ेंगे तो 4.25 लाख पढ़ेंगे यूरोप के विषय, और उसमें 10-20 हजार पढ़ेंगे संस्कृत। और संस्कृत के विषय पढ़ेंगे तो 14 विद्या गायब। 14 विद्या अंग्रेजी में तो नहीं है ना, 14 विद्या तो संस्कृत है। 14 क्या 18 विद्या संस्कृत में है, सारे दर्शन संस्कृत में है। उपवेद में जो आयुर्वेद, पूरा का पूरा साइंटिफिक मैथमेटिकल ट्रेडिशन संस्कृत में है, पूरा का पूरा लॉ का ट्रेडिशन संस्कृत में है। आप हट गए भारतीय ज्ञान से हट गए, तो आपके घर में बैठे बैठे अंग्रेज लोग बैठे हैं, और भारत में संस्कृत को स्थापित करने के लिए आज सबसे ज्यादा संघर्ष करना। संघर्ष क्यों करना पड़ा? ऐसा माइंडसेट चेंज कर दिया, उसी के पढ़े हुए ब्यूरोक्रेट बनेंगे। अब ब्यूरोक्रेट में 90% संस्कृत के विरोधी होंगे, क्योंकि वो यूरोपियन मॉडल में पढ़े हुए, तो उनको पता ही नहीं है कि संस्कृत क्या चीज है। संस्कृत वो चीज है जिसमें भारत की छवि है, संस्कृत वो चीज है जिसमें आपकी अस्मिता की छवि है। तो ये जो है आप लोगों को पढ़ना चाहिए। बाद में यूनिवर्सिटी सिस्टम के बाद हर्बर्ट रिस्ले को अपॉइंट किया गया। हर्बर्ट रिस्ले ने क्या किया कि 1901 का सेंसस जाति और वर्ण को छोड़ के कास्ट पे ला दिया। आज तक वो सेंसस कास्ट का चल रहा है। अब हमारे सोशियोलॉजी के प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर जाति वर्ण की स्टडी नहीं करते, अब वो कास्ट की स्टडी करते। और कास्ट की स्टडी कहाँ करते हैं? 150-200 वर्षों के लिटरेचर जो अंग्रेजों के द्वारा तैयार किए हुए हैं, उस लिटरेचर के बेस पे है। मैंने पूरी पीएचडी कराई है कि 12वीं शताब्दी से पहले और 12वीं शताब्दी के बाद जाति वर्ण का क्या स्वरूप था। 70 जातियां मिलती है मैक्सिमम। गोरी के बाद अभी कितनी जातियां हैं? 6743। ये गोरी से लेकर अभी तक 6743 आया कहां से?
कोई सोशियोलॉजी का आदमी इसके रिसर्च नहीं करेगा। 12वीं शताब्दी से पहले आपके साहित्य में स्त्री का क्या स्वरूप है, 12वीं शताब्दी के बाद क्या हो गया, ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक स्टडी का स्कोप ही खत्म हो गया। तो ये अंग्रेज जो चाह रहा था हमें कैप्चर किया, ये इसके ठीक विपरीत। मैं इसीलिए कुछ उसके विषय बताना चाहता हूं कि अरिस्टोटल कहते हैं कि स्त्री जहां रहेगी सर्वनाश हो जाएगा। अरिस्टोटल कहते हैं कि वोमेन आर टू बी रूल्ड, मैन आर रूलर। एक से एक अभद्र बात। यही प्लेटो में थोड़ा कम है। अरिस्टोटल तो पानी पी के गाली देते हैं स्त्री को, और वहां से लेकर फ्रांसिस बैकन पूरा इतिहास देखिए। फ्रांसिस बैकन तो कह रहे हैं कि शी हैज टू बी मेड स्लेव। हम तब तक उसका पीछा करेंगे जब तक उसको उसके सीक्रेसी को खत्म न करें, जब तक उसको गुलाम न बना लें। वो कौन था पता है फ्रांसिस बैकन? ब्रिटिश किंग का अटॉर्नी जनरल, महान्यायविद। एक अटॉर्नी जनरल का ये स्टेटमेंट है, और हम इतने भाव विमुग्ध हैं कि हम मनुस्मृति पे बैन लगा रहे हैं। मनुस्मृति ने क्या कहा है? विधा कृत्वात्मनो देहम अर्धेन पुरुषो भवत् अर्धेन नारी तस्याम च विराजम असृजत प्रभु। यानी वही अपने को दो भागों में बांट लिया, आधा भाग पुरुष तत्व और आधा भाग स्त्री तत्व। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वहां पुरुष की पसली से स्त्री की उत्पत्ति होती है, यानी वोमेन इज द प्रोडक्ट ऑफ द लेफ्ट रिब्स ऑफ मैन। मनु क्या कहते हैं कि जो आधा आधा हुआ उसमें संपूर्ण सृष्टि स्त्री तत्व में है। हमारे यहाँ पूरा ये एकदम कंक्लूडेड चीज है, संपूर्ण सृष्टि स्त्री में है। इसीलिए हम आदि शक्ति मानते हैं, इसीलिए पहले स्त्री का नाम लिया जाता है। वो उमा महेश्वर हो, राधा कृष्ण हो, सीताराम हो। भारत में कभी पुरुष का नाम पहले नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? शरीर निर्मात्री, जो शरीर निर्मात्री है उसका पहले नाम आएगा ना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न हो, उनके भी शरीर का निर्माण शक्ति से होती है। जब शक्ति से तनीयांशम पांगसुम तब चरण पंके रूपवम विरंची संचिन्वन विरचयति लोकान विकलम। सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य क्या कहते हैं? हे भगवती, आपके चरण रज के कण मात्र से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं। ये हमारा दर्शन है। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में आपको एक बार नाम पूछ लीजिए, उसको टेक्स्ट का भी नाम पता नहीं, सोशियोलॉजी का रिसर्च तो दूर की बात। मैंने जेएनयू में कई सोशियोलॉजी के प्रोफेसर पूछा, हमको पता ही नहीं है। मैं प्रोफेसर क्यों सोशियोलॉजी का? सोशियोलॉजी का प्रोफेसर समाज शास्त्र ना। समाज में आधा स्त्री तत्व है, वो कहाँ से उद्भव है? हमारी रेणु बैठी है यहाँ, अभी हम एक पुस्तक ला रहे हैं वैदिक ऋषिका पर। वो क्या है, उनका पर्सनैलिटी क्या है, यही अभी लगी हुई है। उसको लगभग फाइनली हो चुका है, एडिटिंग फाइनल स्टेज में है कि ऋषिका का क्या चरित्र रहा है। तो ये जो विषय है ये ज्ञान है। आपको इससे पता चलेगा कि ज्ञान किसको कहते हैं। ये ज्ञान है जो दुनिया को इसकी आवश्यकता है कि एक ही तत्व का दोनों 50-50 है, दोनों का इक्वल पोजीशन है, दोनों अल्टीमेट ट्रुथ है, और समाज में दोनों का एक जैसा एप्लीकेशन है। इसीलिए वेद की ऋषिका जो है विपश्यला युद्ध भी लड़ी थी, और युद्ध लड़के घायल हो गई थी तो दोबारा ठीक होकर युद्ध लड़ी थी। और पूरी परंपरा है, आपको एक सेंचुरी ऐसा नहीं मिलेगा कि भारत में स्त्रियों का वो पर्सनैलिटी न दिखे। लेकिन वो रिसर्च ही नहीं होने देता, वो दबा देते हैं, क्योंकि फिर वामपंथ में आ गया। हमारे नेहरू जी जो थे उनको लगा कि यूरोप ही मॉडर्न है, तो यूरोप मॉडर्न है तो संस्कृत गायब धीरे धीरे, और गायब है तो आज हम संघर्ष करें, क्योंकि ये सब संस्कृत में है। तो मातृत्व क्या है, शक्ति क्या है, ये ज्ञान सबसे पहले ऋषिकाओं का है।
सब में वही डिविनिटी है। ये ऋषिकाओं का ज्ञान है। सब हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, ये ऋषिकाओं का ज्ञान है। जब सब सदस्य हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये ऋषि का ज्ञान है। ऋषि का ज्ञान है कि संसार जो है, ब्रह्मांड जो धर्म केंद्रित है। अब धर्म को हमारे लोग जो चैंपियन लोग हैं वो रिलीजन बोलते हैं। अब धर्म क्या है? जो ऋतं च सत्यं च विद्या तत्सोध्य जाए तो, और फिर उसका धीरे धीरे धर्म में आना कि एक तो है सत्य। सत्य का मतलब नित्य अपरिवर्तनशील, और उस सत्य की जब अभिव्यक्ति जिस नियम से होती है उसको ऋत कहते हैं। इसीलिए ऋत को क्या कहा? कॉस्मिक लॉ, लॉ ऑफ कॉस्मोस। और उसी नियम के सहारे अभी पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से घूम रही है, तो नियम के सहारे घूम रही है। सूर्य 220 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से घूमती है गैलेक्सी में। गैलेक्सी 600 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से घूमती है ब्रह्मांड में। ये नियम है। यदि ये नियम भंग हो जाए तो कोई सेमिनार नहीं होगा। तो पृथ्वी थोड़ी गति बदल लेना, सब गायब हो जाएंगे हम। ऐसे ही हमारी प्रकृति का नियम है, जो कभी सर्दी कभी गर्मी, ये ऋतुएं चलती है। हमारे शरीर का नियम है जिसके आधार पे हम सस्टेन कर रहे हैं। ये सब जिस नियम के कारण होता है, इसी को धर्म कहते हैं। धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा, इसकी चर्चा की। सबसे अच्छा आदि शंकराचार्य का जो लक्षण है ना धर्म का, जगता स्थिति कारणम प्राणिनाम च साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह सब धर्म। जगत जिससे टिका हुआ है और जो व्यक्ति के अभ्युदय और निश्रेयस का साक्षात कारण है, उसको धर्म कहते हैं। तो ये जो ज्ञान है। दूसरा एक और है कि हमारे ऋषियों ने तय किया कि एक सत्य है तो फिर उसकी अनेक तरह से व्याख्या हो सकती है। किसी पे थोपना नहीं है कुछ, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। अब क्या है क्रिश्चियन में, अब कमांडमेंट मानेंगे तो इन, नहीं तो आउट। अब इस्लाम में क्या है, उसने जो कहा वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो काफिर हो गए। ये सब जो चीज है ये ज्ञान नहीं है, ये इमेजिनेशन, कल्पना है। कोई कहता है फलाना आके कान में बोल गया, कोई कहता है कि 6000 वर्ष पहले 6 दिन में रचना हो गई, 7वें दिन गॉड थक गए तो हम संडे की छुट्टी मनाते हैं। कहने को सेकुलर कंट्री है, छुट्टी संडे को होती है क्योंकि गॉड का रेस्ट डे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत के ईश्वर कभी थकते नहीं है, इसीलिए कोई रेस्ट डे नहीं। तो ये ज्ञान है। क्यों ज्ञान है ऐसा? ऋषि दर्शनार्थ, ऋषि और ऋषिकाओं का जो अनुभविक, जो अनुभव पर आधारित जो ज्ञान है, इसीलिए इसको ये ज्ञान सनातन है। अनुभव पर जो आधारित ज्ञान होता है उसी में सनातनता होती है, बाकी कल्पना होती है। तो ऋषिका दर्शनार्थ, और वहां से लेकर आज तक कबीर दास को भी बोलते मैं बोलूं आखन के देखी, रविदास भी वही बोलते हैं जो देखा है वो बोल रहा हूं। तो वहां से लेकर और पूरी संत परंपरा, ज्ञानी की परंपरा में कोई विद्वान आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं तर्क से सिद्ध किया। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति निगूढ़ाम, उन्होंने देखा, पूरा देखा। फिर जब कापरा ने जो टाओ फिजिक्स लिखा है उसका 2nd चैप्टर है नोइंग एंड सीइंग, एक चैप्टर का नाम ही है। वो कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोइंग, वन नोइंग थ्रू एक्सपीरियंस, नोइंग थ्रू सीइंग, दूसरा है नोइंग थ्रू लॉजिकल। कहते हैं होल इंडियन ट्रेडिशन इज बेस्ड ऑन नोइंग थ्रू सीइंग। भारत की परंपरा अनुभवाश्रित है, यूरोप की पूरी परंपरा कल्पना पर आधारित है। इसीलिए आप देखेंगे कि वो ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष को भी निकृष्ट मानते हैं। आप प्लेटो से उठा लीजिए, वो क्यों कहते हैं आइडिया सुप्रीम है। आइडिया सुप्रीम है बिकॉज इट इज लॉजिकली कंस्ट्रक्टेड। एरिस्टोटल का देख लीजिए, पूरे का देख लीजिए ट्रेडिशन, सब कहेंगे कि हम लॉजिक को इंपॉर्टेंट देते हैं। हमारे लोग भी कई भाव विभोर हो जाते हैं, बड़ा लॉजिकल है। नहीं, लॉजिकल नहीं है, वो पूरा का पूरा इमेजिनेशन है। हमारे यहाँ
शंकराचार्य कहते हैं गीता भाष्य में कि श्रुति शतमपि शीत अग्नि अप्रकाशो वा इति न प्रमाणे तुम 100 वेद यदि बोल दे कि अग्नि में उष्णता नहीं है, शीतलता है, तो कोई नहीं स्वीकार करेगा। इसका मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण को हम एकदम महत्वपूर्ण मानते हैं। चारवाक से लेकर और सारे प्रत्यक्ष प्रमाण सबका आधार है। यूरोप प्रत्यक्ष प्रमाण को निकृष्ट मानते। ये तो गैलीलियो न्यूटन सब नहीं आते तो आज मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं है। ये तो पहली बार अनुभवाश्रित ज्ञान शुरू हुआ, भले ही मेटेरियलिस्टिक नॉलेज क्यों ना। और वो आते आते जैसे ही क्वांटम फिजिक्स पे आया तो सब वेदानुगामी हो। वो नील्स बोर हो, वर्नर हाइजेनबर्ग हो, रॉबर्ट ओपेनहाइमर हो, इरविन श्रोडिंगर हो, जॉन ए व्हीलर हो, इवन आइंस्टाइन हो, सब के सब वेदानुगामी हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव पर आश्रित है। अनुभव पर। नील्स बोर को क्या जरूरत है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते बनाते उपनिषद पढ़ रहे। उनके स्टूडेंट जॉन ए व्हीलर बार बार कहते हैं कि माय मेंटर नील्स बोर यूज्ड टू स्टडी उपनिषद टाइम एंड अगेन बिकॉज ही वांटेड टू नो व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का क्या स्वरूप है, ये वेद के अतिरिक्त किसी को पता ही नहीं चला आज तक। एक तो कहते जो सोचता है वही चेतन है। हमारे यहाँ सोचता मन है, मन को अचेतन मानते समझ देना। तो जो केनोपनिषद का है, केने सितम पद्धति प्रेषितम मन है, कहते हैं जो मन का मन है, जो इंद्री का इंद्री है, जो प्राण का प्राण है। यूरोप को समझी, इसीलिए बाद में झोला ले लेके भारत आते हैं समझने के लिए कॉन्शियसनेस है क्या चीज। तो अपनी आप ऋषिकेश काशी में देखिएगा आपको जगह कम मिल जाएगी क्योंकि पता ही नहीं है कुछ। ये ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ऋषियों ने कहा कि नॉलेज इज सुप्रीम, और नॉलेज का मतलब वैलिड नॉलेज। इसीलिए अपने यहाँ प्रामाण्यवाद है। कोई ज्ञान हम वो नहीं मानेंगे जो प्रमाण पर आधारित ना। प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाण इज ए प्रोसेस थ्रू विच यू एक्वायर नॉलेज। एक निश्चित प्रक्रिया के तहत जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको प्रमाण कहते हैं। बिना प्रक्रिया के ज्ञान को यहाँ कभी माना ही नहीं जाएगा प्रमाण। वो चारवाक प्रत्यक्ष माने तो भी प्रत्यक्ष की प्रक्रिया है, कोई 2 प्रमाण माने तो भी 2 ज्ञान की प्रक्रिया है, और कोई 6 प्रमाण माने तो भी ज्ञान की प्रक्रिया है। ये सारा जितने भाष्य वार्तिक टीका एकम सद विप्रा बोधा वदंतिका की परंपरा है। इस सत्य को सब अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक वाक्य एकम सद विप्रा बोधा वदंति न जाने ऋषि ने कब लिखा, कब लाया, लेकिन यह भारतीयों के रक्त में बसा हुआ है। यहाँ का व्यक्ति उठते बैठते बात करते सब कहता है कि हम ये समझते हैं, तो दूसरा कहता है ठीक है तुम समझते हो तो तुम्हारा भी ठीक है, हम ऐसे समझते हैं। और दोनों को रेस्पेक्ट देते हैं, भले ही एग्री करे या डिसएग्री करे। ये ज्ञान है कि सबको आजादी है कि वो अपने अपने ढंग से तत्व को समझे। यूरोप में क्या है, आज भी ब्रैकेटिंग है। अभी डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टेटमेंट है 2 महीने पहले, वी आर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अब्राहम, तो वी विल प्रोटेक्ट यू। अब प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, सब पे सब बम मार रहे हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कल्पना पर आधारित है, तो किसी को कोई स्वीकार नहीं करता। आदि शंकराचार्य ने एक लाइन में ब्रह्मसूत्र भाष्य में कह दिया कि केवल बौद्धिक ज्ञान, कल्पना पर आधारित ज्ञान जो है वो तो जिसकी बुद्धि जितनी तीक्ष्ण वो इस्टेब्लिश कर देगा तो दूसरे को रेफ्यूट करेगा, 10 साल के बाद उसको कोई रेफ्यूट कर देगा। अनंत है ये। किस पूरे ब्रह्मांड के सभी लॉजिकल जो इंटेलेक्चुअल को की सभा तो बुलाई नहीं जा सकती। एक दिन में बैठ के तय करने की ये सबसे बड़े लॉजिकल हैं तो इन्हीं की बात मानी जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए सब कल्पना है। इसी को उन्होंने पुरुष तंत्र कहा है। यू क्रिएट एवरीथिंग थ्रू माइंड, थ्रू इमेजिनेशन। योग सूत्र मुसिको का शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, बिना सत्ता के भाषा के द्वारा संरचना कर देना और दुनिया को व्यामोहित कर देना, इसको विकल्प कहते हैं। अयथार्थ की श्रेणी है ये सब जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हमारे ऋषियों ने जाना और इस ज्ञान को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए इसके लिए वेदांग बनाया।
इसी के लिए चार जो और विद्या की चर्चा हुई है वो बनाया। तो इसको हमें जानना है कि ज्ञान एक पक्ष है और ज्ञान, ऐसे ज्ञान को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो चार वेद है, एक मिनट थोड़ा जरूरी है। जैसे आपने देवता की चर्चा, देवता की, देवता मतलब क्या होता है, जब तक आप निरुक्त नहीं पढ़ेंगे तब तक वेद में देव शब्द का अर्थ क्या पता ही नहीं चलेगा आपको। तो देवदानाथ, प्रकृति के वो तत्व जो हमें 24 घंटे देते हैं, हमारे लिए लगे रहे, उसको हमारे यहाँ देवता कहा। इसीलिए पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ऐसे 33 देवता। अब नया नया सुगुफा छोड़ दिया कि 33 कोटि, फिर 33 देवता, कोटि मतलब प्रकार होता है। तो 33 देवता है, वो सब प्रकृति के देवता। और व्यक्ति में भी जो व्यक्ति देने की वृत्ति रखता है उसको दैवी कहा है। जो दूसरे से छीनने की वृत्ति रखता है उसी को आसुरी कहा है। असुरः असून प्राणान इंद्रियानि राति अनुगच्छति असुरः, जो अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए दूसरे का जबरदस्ती ले लेता है उसको असुर कहते हैं। इसी से 16वां अध्याय जो गीता का है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति है। हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, एक जो दूसरे को देने में विश्वास करते हैं, दूसरा जो दूसरे से छीनने में विश्वास करते हैं। यही देवासुर संग्राम का मूल विषय है। तब भी चल रहा है। अभी क्या अमेरिका कर रहा है, अभी उसको कब्जा कर लेंगे, वहां का तेल ले लेंगे, जबरदस्ती ले लेंगे। ये इसको आप रिसर्च करिए कि असुर शब्द क्या है। और आज के जो कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आसुरी फोर्स किसको कहते हैं, हमारे शास्त्र में क्या वर्णित किया है। ये सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस का विषय होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन का विषय होना चाहिए, लेकिन हम उनकी शब्दावली में खेल रहे हैं। तो ये जो सारी जो ऋग्वेद आपने जो कहा है कि देवता के लिए प्रयुक्त है, तो क्या देवता के लिए? सारे प्रकृति के तत्वों का स्वरूप वर्णन, उसी का चित्रण, उसी के प्रति ऑब्लिगेशन। आज पूरा ग्लोब में अभी ग्लोबल वार्मिंग हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? आप देवता जब तक प्रकृति की सुरक्षा नहीं करेंगे, जब तक प्रकृति के आभार व्यक्त नहीं करेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग तो होगा ही। हमारे यहाँ तो माता भूमि द्योस पिता, ऐसे ऋग्वेद में 10 आपको मिलेंगे मंत्र। भूमि सूक्त तो है ही। आपको पता है कि अभी 20वीं शताब्दी, 19वीं के लास्ट 20वीं शताब्दी में जियोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया, उसमें रिसर्च के थ्रू एस्टैब्लिश कर दिया कि अर्थ इज अलाइव रियलिटी। अभी यूएन अर्थ चार्टर 2000 है, उसमें पहली लाइन है, अर्थ आवर होम इज अलाइव। यूएनओ का डिक्लेरेशन है कि पृथ्वी जीवित सत्ता है। हमारे ऋषियों ने देखा कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। पहले हंसते थे कि सबको माता पिता मानते, अभी भी लोग तो कहीं नहीं माता मानने के पक्ष में नहीं, लेकिन दिस इज साइंटिफिक फैक्ट। ये यूएन अर्थ चार्टर देखिए, आपके पूरा वेबसाइट पे रखा हुआ है। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। तो इन ज्ञानों को, अथर्ववेद क्या है? कर्म का शास्त्र। हमारे अभ्युदय और निःश्रेयस जो है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अभ्युदय का मतलब लौकिक उपलब्धि आवश्यक है। जब शरीर है तो आपने कहा ना धर्म आवश्यक है। धर्म का तो नियम का ज्ञान जरूरी है। नियम पूर्वक जितना धन चाहे प्राप्त करें तो वो सुखकारी होगा, और नियम का उल्लंघन करके प्राप्त करें तो अरविंद केजरीवाल बिहार चले गए। समझ में ना? आप यदि धर्म विरुद्ध इलीगल काम करेंगे तो दुखी बन जाएंगे, उसी को लीगली करेंगे तो सुख मिलेगा। ऐसे काम का मतलब फुलफिल ऑल डिजायर्स ऑफ योर लाइफ। यदि लीगली डिजायर को फुलफिल करेंगे तो सुखी होंगे, इलीगली करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। इसीलिए कर्मनो जो है ना, जो 3 गहना कर्मनो गति, गीता में भगवान कहते हैं ना कि कर्मनो यपि बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्चापि बोधव्यम गहना कर्मणो। आचार्य शंकर क्या कहते हैं? कर्म यानी शास्त्र प्रतिपादित जो कर्म करते हैं वो कर्म की कैटेगरी है, वो सकाम निष्काम है। और जो शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं वो विकर्म है। और जो आलस्य वसात कर्म नहीं करना चाहते वो अकर्म है। ये जानना जरूरी है। तो
ये सारी चीजें जो है ये कौन सिखाता है? यजुर्वेद की परंपरा। एक शब्द यहाँ आया, इसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी। इसमें लिखा है वेदत्रयी। ये वेदत्रयी जो है, ये वेदत्रयी का मतलब है कि 3 विधाओं में 4 वेद को प्रस्तुत किया गया। यूरोप के लोगों ने, हमारे भी कुछ लोग बोलने लगे कि अथर्ववेद बाद में आया, क्योंकि यूरोप का एक ही पॉइंट था कि जो इनको अपने ग्रंथ में अश्रद्धा उत्पन्न करना। तो शंकराचार्य इसको केनोपनिषद में कहते हैं मित, अमित और स्वर। मित मतलब जो छंद में है, अमित मतलब जो गद्य में है, और स्वर मतलब जो वेता में है। इन तीनों में 4 वेद प्रस्तुत है, इसीलिए इसको वेदत्रयी कहते हैं। वेद 4 है लेकिन 3 मोड में उसका प्रेजेंटेशन है। इसीलिए यहाँ वेदत्रयी में ये ना समझ लेना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 4 वेद 3 विधा में है। तो यजुर्वेद को इस रूप में समझिए, सामवेद को समझिए कि दुनिया का पहला ग्रंथ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं 11वीं शताब्दी तक तो यूरोप को पता भी नहीं था ये म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं, पता ही नहीं था संगीत किसको कहते हैं। लेकिन उस समय में हमारे लोगों ने कहा कि जो नहीं, सामवेद जो है वो विधिवत स्थापित, जो नियमों के आधार पर स्थापित संगीत विद्या है। संगीत विद्या का आधारभूत ग्रंथ। गीता में भगवान कहते हैं वेदा नाम साम वेदोस्मि। क्यों? क्योंकि गीता से युक्त जब कुछ होता है तो सद्य प्रभाव डालता है, आपको सीधे जो है वो उन्नत अवस्था में ले जाएगा। अभी इसको साउंड थेरेपी लोग करते हैं। 186 हर्ट्ज पर यदि कोई चीज आपको बजा दिया जाए म्यूजिक और कुछ, तो कहते हैं हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हमारे यहाँ पहले दिन उसी का प्रोडक्ट ध्रुपद है, उसी से शास्त्रीय संगीत आया, उसी से सुगम संगीत आया है, उसी से अभी पॉप चल रहा है। लेकिन सबका फाउंडेशन सामवेद है। ये संगीत की पूरी परंपरा जो है वो विद्या है। अथर्ववेद की बात आपने कह दी। 4 उपवेद क्यों रखा गया, इसका कारण जानना जरूरी है। आयुर्वेद क्यों ऋग्वेद का उपवेद है? क्योंकि ऋग्वेद में प्रकृति का वर्णन है, देवताओं का वर्णन है, उससे संबद्ध है। ये जीवन की विद्या है, ये आयुर्वेद है। जो अपना जो धनुर्वेद है वो क्यों ये इसका यजुर्वेद का उपवेद है? क्योंकि कर्म से धन होता है, कर्म से इंस्टीट्यूट बनता है, कर्म से सारी चीजें बनती है। तो जब आप उपलब्ध करते हैं तो आपको उसका प्रोटेक्शन चाहिए। नहीं तो समाज में बहुत असुर घूमते रहते हैं जो कभी भी कब्जा, अभी गेट पे सिक्योरिटी है ना, जरूरी है। तो इसीलिए धनुर्वेद आया कि जो साइंस हो, कौन मिलिट्री साइंस जिसको कहते हैं, कि पूरी जो रक्षा प्रणाली आपकी कैसे विकसित हो। इसलिए ये विद्या इससे यजुर्वेद से जुड़ा है। गंधर्व वेद सामवेद से जुड़ा है, ये तो सब जानते हैं कि आज भी गंधर्व विद्यालय सब जगह है तो चलता है। और अथर्ववेद चूंकि व्यवहार से जुड़ा हुआ है सारा, इसीलिए अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र को इसका उपवेद कहते हैं। अब अर्थशास्त्र की परंपरा देखिए, कौटिल्य जो है वो पहले के 15 अर्थशास्त्री को कोट किए। कौटिल्य कभी नहीं कहते कि मेरा अर्थशास्त्र है, कहते 15 जो हमसे पहले अर्थशास्त्रज्ञ थे उनके वाक्यों का मैं एक जगह समाहार करके प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि कौन ठीक है कौन गलत। वो अर्थशास्त्र की पूरी परंपरा है। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण हो, इसलिए शिक्षा की एक पूरी विधा शुरू हुई। कल्प जो है वो कर्म का कैसे विधान हो, धर्म सूत्र के द्वारा लॉ को कैसे लाया जाए। हिंदू लॉ जो है उसके लिए धर्मशास्त्र के कौन कौन ग्रंथ हैं? 4 ग्रंथ हैं, वेद, स्मृति, धर्म सूत्र और निबंध। ये 4 मिला के धर्मशास्त्र, पूरा का पूरा लीगल टेक्स्ट जो है 4 को है। और उसमें भी स्मृति को लेकर, श्रुति को लेकर पूरा क्लैरिफाई किया हुआ है, जो हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट के लोग को पता रहना चाहिए। जब स्त्री का विवेचन करते हैं, जाति का विवेचन करते हैं, तो वेद को धर्मम जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम स्मृति। वेद के अगेंस्ट में जो भी स्मृति जाएगी, जो भी धर्म सूत्र जाएगा, अप्रामाणिक होगा। इसीलिए वेद में जब वेद की रचयित्री जब ऋषिका है, वेद में जब कहा गया यथेवाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय,
जब वेद ही कह रहा है कि सब वर्णों के लिए ये ज्ञान है, तब यदि किसी स्मृति में कहा है कि स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, ये वर्ण वेद नहीं पढ़ सकते, तो ये अप्रामाणिक है, इनवैलिड है, क्योंकि नियम का विधान है वहां। लेकिन हम ये सब नहीं पढ़ेंगे और हम जो है 150 साल के लिटरेचर रिव्यू में लगे हुए हैं कि उसके आधार पर पूरा रिसर्च तय कर देते हैं यूनिवर्सिटी में। तो पहला जो शुल्ब सूत्र है वो मैथमेटिक्स का पहला टेक्स्ट है। पहली बार बोधायन ने सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो क्या होता है उसी को पाई मानते हैं, जो 22/7 है। इससे पहले दुनिया में पता ही नहीं था किसी को कि ये सरकमफेरेंस यानी वृत्त और व्यास के बीच का रेशियो क्या होता है। बहुत सारे मैथमेटिकल जो बेस है वो शुल्ब सूत्र में है। मानव शुल्ब सूत्र, कात्यायन शुल्ब सूत्र, बोधायन शुल्ब सूत्र और आपस्तंभ शुल्ब, 4 सूत्रों का शुल्ब सूत्रों को इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने मैथमेटिकल सॉल्यूशन के साथ प्रकाशित किया है। ये इंडियन नेशनल इंसा का पुस्तक आपके यहाँ भी रहना चाहिए। ये पता चले कि मैथमेटिक्स में भारत क्या था। मीडियट से ज्यादा तो गिनना ही नहीं आता था ग्रीस को। यहाँ तो आप तैतृ संहिता में देखें तो 10⁻19 तक का कैलकुलेशन है, एक जगह 10⁻43 तक का कैलकुलेशन है। ये शुल्ब, ये जो हम कहते हैं कल्प के ये सारे आयाम हैं। निरुक्त का एक उदाहरण देना जरूरी है कि क्यों पढ़ना चाहिए। अभी तो देव शब्द की बात आई। आपको पता है कि होली कौ लिख दिए थे डीएन झा, होली कौ टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सब जगह प्रकाशित कर दिया कि ऋषि गाय का मांस खाते। पता है ये क्या हमारी अबूझ जो स्थिति है। हम जो अपना टेक्स्ट पढ़ना छोड़ दिए, गो शब्द के निघंटु में 21 अर्थ हैं, ठीक है। निरुक्त में भी 10 का वर्णन किया, निर्वचन दिया है। 6ठा स्थान है पशु का। गामा विश्व भूतानी धार्याम्य मोजसा, गो का मतलब पृथ्वी है। गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम, गोतीत का मतलब इंद्री से परे जो हो। गो का मतलब इंद्री है, कहीं सूर्य की रश्मि है, कहीं कुछ है। देख लीजिए, एक आदमी 6ठा अर्थ ले लिया और उसमें पूरी बुक लिख दी। और हमारे बहुत सारे लोग हैं बोलते अरे ऋषि तो गाय का मांस खाते थे। ये नैरेटिव बिल्डअप होता है। इसीलिए जब आप निरुक्त नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या किस वर्ड का क्या मीनिंग है। ऐसे व्याकरण, जब स्वतंत्रता मिली थी और संविधान जब संसद बना, सब हुआ, तो आज संसद में जितने शब्द प्रयोग होते हैं, विधायक, विधेयक, विधानसभा, कहाँ से ये शब्द आए? पाणिनियन ग्रामर को आधार बनाकर डॉक्टर रघुवीर ने हजारों शब्द की रचना की थी। ये दुनिया का पहला जेनरेटिव ग्रामर। आज तक कोई सोचा नहीं होगा कि ग्रामर क्या चीज है। आज भी किसी नियम का उपयोग करके आप आज नया शब्द बना सकते हैं। ये संस्कृत ग्रामर है। ये चॉम्स्की इसी को पढ़ के लोगों को समझाने लगे, वो लिंग्विस्ट बन गया और संस्कृत के लोग पीछे हो। क्योंकि उसको लाना था कि हर एक सब्जेक्ट को हटाना है। आज भारत सरकार या जितनी कमिटी बनती है ना, पता है, सब कमिटी में लिंग्विस्ट होते हैं मेंबर। लिंग्विस्ट मेरी दृष्टि से वो जिसको किसी एक भाषा का पूरा ज्ञान ना हो, और एक एक उदाहरण दे के सब दे दे, वो लिंग्विस्ट बन गया। और वो कमिटी में तय करता है कि भाषा का क्या स्वरूप होना चाहिए। अब समझ रहे हैं? ये निरुक्त पढ़ना जरूरी है, व्याकरण पढ़ना जरूरी है, छंद। मैं एक एक एग्जाम्पल देखे, क्योंकि प्रवीण जी की दृष्टि टेढ़ी हो रही होगी। उनकी व्यवस्था है, लेकिन अपना मेरा भी विशेषाधिकार है। पूरा रात भर जगा के लाए हैं। छंद क्यों जरूरी है? हमारी क्या परंपरा है? श्रुति परंपरा। आपको पता है दुनिया का कोई भी नॉलेज सिस्टम नहीं बच पाया। क्यों नहीं बच पाया? बुक लिखते थे। एक अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में 5 लाख पुस्तकें थी, एक आदमी आक्रमण किया, खत्म। नालंदा यूनिवर्सिटी में 96 लाख बुक जली थी, खत्म कर दिया। ऐसे ही तक्षशिला को खत्म कर दिया, ऐसे ही अपना जो विक्रमशिला था सबको खत्म कर दिया। इसीलिए आज बहुत सारी बुक जो है हमारे रेफरेंस में मिलते हैं, लेकिन वो बुक नहीं। आगे वहां हजारों जो प्रोफेसर थे नालंदा को बख्तियार खिलजी ने कत्ल कर दिया।
और जो लेके कुछ भागे तो वो तिब्बत में है। बहुतों का तिब्बतन में ट्रांसलेशन हो गया, तो अभी फिर से रिवाइवल हो रहा है कि फिर से संस्कृत में ट्रांसलेशन। हमारे ऋषियों ने, ऋषिकाओं ने ये भांप लिया, ये आक्रमण प्रत्याक्रमण तो चलते ही रहेंगे। एक ज्ञान का सर्जन करने वाले तो दूसरे ज्ञान का विध्वंस करते हैं। इसीलिए हमें एक ऐसा मेथड डेवलप करना है कि एक भी व्यक्ति के दिमाग में ये बच जाए तो दोबारा रिवाइव किया जा सकता है। इसीलिए अष्ट पाठ बनाए, जटा पाठ, घन पाठ, पद पाठ। आज भी इतना तोड़ फोड़ के बाद 800 वर्षों में आज भी एक व्यक्ति खड़ा खड़ा पूरा वेद सुना देगा आपको। ये बच्चे सब वेद का गायन कर रहे थे ना, ऐसे ही बच्चे ट्रेनिंग, एक तरफ बख्तियार खिलजी तोड़ रहा था तो गांव में हमारे जो विद्वान थे वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ा अटैक सहने वाला संस्कृत का विद्वान, समझ रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं ये कुछ नहीं करते, तो जो आदमी कम से कम बचा लिया वो तो कुछ नहीं करते, और जिस आदमी सबने जड़ खोद दिया वो बड़े बड़े प्रकांड पंडित हो गए हैं। जिसको पता नहीं एक चार शब्द संस्कृत का बोलेंगे तो कहेंगे कि वो आधा तोड़ फोड़ के बोलेंगे, और ये सोच के बोलेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं बहुत मॉडर्न हूँ। मैं तो उच्चारण नहीं कर सकता। कई अंग्रेजी के प्रोफेसर के मेरे बड़ी बहस हुई, सब जब बताया बोले आप करके क्यों नहीं देते। मैंने कहा आप लंदन में जन्म लिए हैं क्या? मैक्स मुलर तो बैठ के वहां वेद को तोड़ फोड़ कर सकता है, आप अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं तो आप संस्कृत ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। आपको हम थाली में परोस के दे दें, हम चावल दाल आप खाएंगे केवल। ये संस्कृत वालों में आत्मविश्वास, आपने बचाया है परंपरा को, और आज भी इसी श्रुति परंपरा के कारण भारत की ज्ञान परंपरा बची है, जिसके कारण IKS चलाने के लिए हम अधिकृत हुए हैं। यदि वो आज NEP में बहुत चीजें बहुत अच्छी अच्छी, एक चीजें डाल दिया कि याद नहीं करना, रखना नहीं, रखते नहीं तो वेद बचता, रखते नहीं तो ये शास्त्र बचता, तो IKS चलता नहीं। सबके मूल में संस्कृत बैठा हुआ है। इसीलिए जितनी जल्दी ये गलतफहमी दूर हो जाए उतनी जल्दी भारत विश्व गुरु हो सकता है। भारत विश्व गुरु केवल संस्कृत के बदौलत था। बाकी सारी भाषाएं बोलचाल की भाषा है, संस्कृत की भाषा नॉलेज सिस्टम की भाषा है। हजारों साल से यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाए, इसके लिए संस्कृत में सारे शास्त्र डेवलप किए गए, टेक्स्ट बुक के रूप में डेवलप किए गए। आज भी वही टेक्स्ट बुक है, और आज पूरे IKS को उसी टेक्स्ट बुक के आधार पर हम डेवलप करना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि जो विस्मृत हो गई थी, इस सरकार ने इसको समझा है और अभी शिक्षा मंत्रालय का भाग बनाया है। आप यूरोप के जो ज्ञान में फंसे हुए हैं तो ठीक है, तब भी हमारा आनु भद्रा कृत भोजन तो विश्वतम, वो भी ऋषि का ज्ञान है कि अच्छी चीज कहीं से आए तो उसका स्वागत करना है। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना है, तभी रिसर्च हो सकता है। तभी आप हिस्ट्री पे रिसर्च कीजिए ना, कहाँ कौन हुआ, एरिस्टोटल और मनु के बारे में क्यों नहीं कंपैरेटिव स्टडी कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मनुस्मृति पर बैन लगा दिया है, और एरिस्टोटल को पढ़ा रहे हैं, फ्रांसिस बेकन को पढ़ा रहे हैं। ये आप सबका काम है कि एक एक लीजिए और फिर फाइंडिंग्स लाइए कि कौन किसके बारे में क्या कहा। स्त्री और स्लेव, ये दो शब्द प्लेटो में भी वही मिलेंगे, एरिस्टोटल में भी वही मिलेंगे, पूरे ट्रेडिशन में मिलेंगे। स्त्री और स्लेव को एक लेवल पे लाके उसको निंदा करना, गाली देना, वो हमारे यूनिवर्सिटी का मुख्य विषय बना दो। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बैन लगाया हुआ। और एक लोग वाक्य ले लेते हैं, न स्वातंत्र मढ़हति, आगे पीछे नहीं पढ़ना है। जस्टिस चौहान सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो काशी में इंटरनेशनल लॉ पे एक सेमिनार था। जस्टिस चौहान बोलते कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसका इंटरप्रिटेशन करता है पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है कि जब हम किसी महिला को नोटिस भेजते हैं तो नोटिस में उसका प्रिविलेज है, अपने बदले अपने बेटे को भी भेज सकती है, अपने बदले पति को भेज सकती है, अपने बदले
अपने पिता को भेज सकती है, पुरुष को खुद ही जाना पड़ेगा किसी भी स्थिति में। ये प्रिविलेज है। ये प्रिविलेज इसीलिए है क्योंकि स्त्री का जो स्वरूप है उसमें हमें उसका कितना भी स्त्री बलशाली हो जाए तो तोप का गोला तो उठाने में दिक्कत होगी ना, उसका प्रोटेक्शन पूरा रहना चाहिए। लेकिन प्रोटेक्शन के साथ उसका प्रिविलेज है कि वो कब जाना चाहे कब ना जाना चाहे। पुरुष को कभी ये प्रिविलेज, ये सुप्रीम कोर्ट के जज का इंटरप्रिटेशन में बता रहा हूं आपको। तो इसको हमें छंद का में बताया, ज्योतिष तो एस्ट्रोनॉमी है, कैसे प्लैनेटरी सिस्टम चलता है ये है। 1-2 मिनट में लेके मैं समाप्त कर रहा हूं। एकम सद विप्रा बोधा बदंती का ही दूसरा स्वरूप न्याय परंपरा है। ये न्याय परंपरा है कि संवाद को स्ट्रक्चर कैसे किया जाए। आपने संशय की बात की, संशय से निर्णय तक कैसे पहुंचे, ये 16 पदार्थों का एक प्रोसेस है। इसी एक का प्रोसेस है अधिकरण पद्धति, जो विषयो विषयस्य व पूर्व पक्षस तथोत्तरम निर्णयस्येति पंचांगम। कि कैसे विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, निर्णय, यही 16 पदार्थों में है, संशय से निर्णय तक। ये पूरा मेथड है। और इसी में संवाद की परंपरा को हमारे यहाँ वाद जल्प वितंडा में स्ट्रक्चर कर दिया। तत्व बहुत सुकथा वाद, सत्य को कैसे समझें इसके लिए संवाद करना वाद है। शंकराचार्य मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ, निश्चित नियमों के आधार पे कैसे संवाद करना, इसको जल्प कहते हैं। और दूसरे के सिद्धांत में क्या न्यूनता है, इसको खोजना वितंडा कहते हैं। और ये संवाद जो है वो रूल बेस्ड हो, इसीलिए निग्रह स्थान है। 22 नियम बताए हैं गौतम ने। ये मत समझिए कि हम टीवी पे जैसे सब अपना अपना चिल्ला रहा है, ये डायलॉग नहीं होता। डायलॉग होता है समाज के सामने, सत्य को हम व्याख्या करेंगे और हम तर्क से व्याख्या करेंगे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आगमोपपत्ति व्याम निश्चितो ही अर्थ श्रद्धेयो भवति। कितना भी किसी ने साक्षात्कार कर लिया हो, कितना भी ब्रह्म ज्ञानी हो, तर्क पूर्ण ढंग से जब तक समाज के सामने उस ज्ञान को नहीं ले जाएगा, समाज नहीं स्वीकार करेगा। इसीलिए हमारे जितने शास्त्रकार हैं, उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसको तार्किक रूप से समाज तक ले जाए, और तार्किक रूप से ले जाए इसीलिए हम संवाद करें। संवाद करें, सत्य को हम अपने ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। तो ये दो जब बैठते थे तो तर्कपूर्ण ढंग से 22 नियमों के परिप्रेक्ष्य में, सारे नियम आप पढ़ें, उसमें सब दिया हुआ है। आप ये नहीं, एक चूक कर दी तो समाज के लोग तैयार बैठे रहते थे कि अब ये पराजित होंगे। तो इस रूप में पूरा न्याय सिस्टम आगे बढ़ा है। अभी आप सारे विषय में देखेंगे, वो कहेंगे कि हम इकोनॉमिक्स वाले, हम एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म पढ़ाते, पता ही नहीं कि न्याय का पंचावय वाक्य क्या होता है। हमारे यहाँ नव्य न्याय की पूरी परंपरा आ गई। 10वीं शताब्दी में उदयनाचार्य ने सोच लिया ये जो सामान्य भाषा है ये बहुत प्रभावी नहीं है, इसीलिए हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्रिएट करेंगे और नव्य न्याय भाषा। तो उदयनाचार्य से लेकर न्याय सिद्धांत दीप, फिर गंगेशोपाध्याय ने पूरा का पूरा कृत्रिम भाषा का संसार खड़ा कर दिया। अंग्रेजों ने इसको दबा दिया। अब देखें, पंडित राज जगन्नाथ तक नव्य न्याय का भाषा का प्रयोग किया और बाद में अंग्रेज ने इसको साइडलाइन कर दिया। इसी को बेस बना के सिंबॉलिक लॉजिक डेवलप कर लिया। हमारे यहाँ नव्य न्याय के शब्द को भी लोग नहीं जानते। मीमांसा, मीमांसा का सिर्फ एक उदाहरण देगा, 2-3 मिनट बस कंक्लूड कर रहा हूं। मीमांसा क्यों जानना जरूरी? वाक्यार्थ शास्त्र। आपको पता है कि दूसरे विषय में लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अभी हमारे लॉ के प्रोफेसर जो थे वहां क्या यूज करते हैं, मैक्सवेल थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन। भारत की क्या परंपरा है, मीमांसा थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन। मीमांसा थियरी यानी वाक्य से अर्थ कैसे निकालें, किसी ग्रंथ का अर्थ कैसे पता चले, ये वाक्यार्थ शास्त्र है। परिणाम क्या हुआ हम नहीं पढ़ने से? हम तो जैसे जैसे गणेश और शिव जी का युद्ध हुआ तो हम क्या कहते हैं कि पार्वती जी ने गणेश की रचना की, शिव जी लंबे टूर पे गए थे,
उस समय वो खड़े थे, उनको कहा कि अंदर किसी को नहीं आने देना है, तो शिव जी आ गए। तो उनको पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी हैं ये। उन्होंने कहा कि माता का आदेश है, अंदर किसी को नहीं जाने देना। तो बोले मैं ये हूँ, तो बोले हूसोएवर। माता का आदेश मतलब माता का आदेश, कुछ नहीं। तो लड़ाई हुई, सिर काट दिया। अब हम इसको कैसे समझते हैं? हम समझते हैं ऐसे, जो हमारी, ये हमारी मीमांसा की पद्धति है। इस सेंटेंस का कैसे इंटरप्रिटेशन करें? आपको पता है कि जो 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 विदेशी यूरोप के लोग कैसे करते हैं? यूरोप में इसमें लगाते हैं फ्रेडियन साइकोलॉजी। हिंदू स्टडीज में एक है, इसलिए हमने सब्जेक्ट रखा है वेस्टर्न मेथोडोलॉजी। वेस्टर्न मेथोडोलॉजी और कुछ नहीं, ये षड्यंत्र का हिस्सा है जो शादी जिसने किया। वो कहता है कि गणेश और शिव जी का युद्ध इसलिए नहीं हुआ था कि माता का आदेश है तो पालन करना है, इसलिए हुआ था कि शिव जी और गणेश दोनों का इंक्लिनेशन पार्वती के प्रति। यह है फ्राइडियन साइड। हमारे कई हिस्टोरियन लिखे हुए हैं कि शकुंतला और कण्व का अवैध संबंध था। ये है यूरोपियन इंटरप्रिटेशन आपके ग्रंथ का। ये क्या है फ्राइडियन साइकोलॉजी? जिस दिन बच्चा का जन्म हुआ और जब तक व्यक्ति मरेगा, जीवन का एक ही लक्ष्य है, सेक्स। वो कहते हैं माँ का दूध भी पीता है तो वो सेक्सुअल इंक्लिनेशन है। ये मेथड लगा दिया आपके सारे शास्त्र में। तो आप संस्कृत वाले 50-100 लोग पढ़ते रहिए कि कण्व जो थे ऋषि थे, ये जो थी जो कहते हैं कि जो इतना जब ससुराल जाने के समय इतना कष्ट हो रहा है, हृदय द्रवित हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अब शकुंतला और कण्व में अवैध संबंध था। ये 14 विद्या नहीं पढ़ने का परिणाम है। ये मैं कह रहा हूँ कि आप 200 बच्चे संस्कृत में ये पढ़िए, लेकिन इधर 2000 बच्चे वो पढ़ रहे हैं। शेल्डन पुलॉक लगा हुआ है इसी को लाने में, और शेल्डन पुलॉक को कौन फंडिंग दे रहा है? भारत फंडिंग दे रहा है शेल्डन पुलॉक को कि आपके शास्त्र को इस तरह से इंटरप्रेट करो। मीमांसा जरूरी है पढ़ना इसलिए, क्योंकि आपको एक थियरी ऑफ इंटेंशनैलिटी है। हमारा है कि जो हियरर है, श्रोता है, वो वक्ता के तात्पर्य को समझे, ये उसकी ड्यूटी है। यूरोप का क्या है पता है? थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन। हमारा क्या तात्पर्य है, इस आधार पे हम किसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि गणेश और शिव जी का ये था, वो कर दिया। ऐसे ही आप तस्मात् विराट जाए तो पुरुष सूक्त का मैकडोनल्ड कहता है कि तस्मात् विराट जाए, तो हम कहते हैं हिरण्यगर्भ उपस्थित हुए, वो कहते हैं कि दैत्य उपस्थित हुए। मैकडोनल्ड का इंटरप्रिटेशन, हमारे लोग उसी को कोट करते हैं। यही मैक्स मुलर करते रह गए। तो मीमांसा जरूरी है। धर्मशास्त्र, अब मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन धर्मशास्त्र क्या है? पूरा जूरिस्प्रूडेंस है भारत का, जूरिस्प्रूडेंस है। और ऐसे ऐसे तथ्य हैं उसमें कि आज के समय में जो न्यायपालिका है उसमें भी बहुत सारी चीजें वहां से ले तो ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे वकील की फीस, आज एक एक वकील जो है 50-50 लाख एक एक हियरिंग का लेता है। आपके धर्मशास्त्र में फीस तय किया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। एक न्यायाधीश यदि गलत जजमेंट देता है तो धर्मशास्त्र के हिसाब से उस पर भी एक्शन हो सकता है। आज के हिसाब से कोई भी जजमेंट दे दे, दूसरा बदल दे, लेकिन पहले का कोई लेना देना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हम सिटीजन या सब्जेक्ट नहीं बोलते, हम प्रजा बोलते हैं। प्रजा का मतलब प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जो कुछ भी है वो प्रजा है। हमने क्या पकड़ लिया? मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या होता है? मानवाधिकार मतलब यूरोप का ह्यूमन सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग। सब कुछ मनुष्य के लिए है, सब कुछ मनुष्य के लिए, इसीलिए मनुष्य का अधिकार है। हमारे वेद का क्या शब्द है? प्रजा। कुतो अवाइमा प्रजा प्रजायन्ते। प्रजा, प्रजा मतलब क्या? प्रकृति के वो सारे तत्व, उसको प्रजा कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ प्रजा का अधिकार है। वाल्मीकि रामायण में कहानी आती है, कुत्ते को एक ब्राह्मण ने 2-3 डंडा मार दिया। ये आता वाल्मीकि रामायण में। वो कुत्ता आ गया राम के पास, इन्होंने बिना किसी कारण के मुझे मारा है, आप न्याय कीजिए। राम ने सभी सभासदों को बुलाया, बोला कि क्या है सुनिए इसका। तो सबको बताया, ब्राह्मण जी को बुलाया, बोले क्यों मारा आपने? बोला कि देखिए घर में लड़ाई हुई थी तो कुछ मेरा भी मूड ठीक नहीं था, आगे आगे चल रहा था तो 1-2 डंडा मार दिया, गलती तो मेरी है।
अब जो सजा दे दे। तो राम ने कहा कि सभासद आप करिए। तो सभासदों का विचार हुआ कि कुत्ते से ही पूछा जाए कि ये क्या दंड देना चाहते। कुत्ते को बोला तो बोला इनको महंत बना दो। बोला दंड दे रहे हो या पुरस्कार दे रहे हो? तो बोले पिछले जन्म में मैं भी महंत। कहने का मतलब है कि अपना जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, उसमें हजारों साल से ये नियम है, आप यदि किसी पशु को बिना किसी कारण के मार दे तो आप पे क्रिमिनल केस फाइल होगा। आप पेड़ की कोई शाखा यदि बिना किसी प्रयोजन के काटते हैं तो आप पे क्रिमिनल केस फाइल होगा। ये अब आया है धीरे धीरे, क्योंकि यूरोप के लिए तो भोग का विषय है, तो किसी को मारो किसी को काटो क्या क्रिमिनल केस होगा। अब जब मॉडर्न साइंस ने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये सारी चीजें कनेक्टेड है, तब आया है। और लास्ट में पुराण विद्या का एक लाइन बताते हैं कि पुराण विद्या जो आपने बताया वो तो है ही सब, लेकिन पुराण विद्या वो विधा है चतुर्दश विद्या में जो गंभीर विषय को कैसे पॉपुलर वे में मास तक पहुंचा दे। हमारे ऋषि ऋषिकाओं का यह भी कंक्लूजन था, किसी भी समाज में सभी को क्लासरूम में नहीं लाया जा सकता। समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो अपने अपने स्किल्ड वर्क में अपने अपने कार्य में लगा रहता है, वो क्लासरूम नहीं आएगा। जो क्लासरूम आएगा उसके साथ टेक्सचुअल स्टडी हो, गंभीर विषय पे बात हो। लेकिन जो समाज का व्यक्ति नहीं आया उसको वही ज्ञान पॉपुलर वे में पहुंचा दिया जाए। इसीलिए पुराण विद्या वो विद्या है कि भारत के गंभीरतम ज्ञान को पॉपुलर वे में सरल रूप में जन जन तक पहुंचा दिया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर कोई हो, उनको पूछ लीजिए कि माया क्या है, और गांव में खेत में काम करने वालों को पूछ लीजिए कि माया क्या, दोनों में पता चलेगा कौन विद्वान है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अमेरिका में जाके बोले थे, हमारे गांव का जो एक खेत में काम करने वाला व्यक्ति है ना, आपके बड़े बड़े दार्शनिक को बैठा के पढ़ा देगा। ये जीवन का मर्म है, ये जीवन का ज्ञान है। तो इसको लाने में पुराण विद्या का बहुत बड़ा रोल है। जो रॉबर्ट ओपनहाइमर है, कितने लोग जानता था कि ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, कितने लोग जानता था कि इसने एटम बम बनाया। अभी ओपनहाइमर पे फिल्म बन गई, देख लीजिए दुनिया में सब जानने लगा कि रॉबर्ट ओपनहाइमर क्या है। ये विधा को समझना, ये ऋषि ऋषिकाओं का ज्ञान है जिसके थ्रू भारत में जन जन तक ये ज्ञान पहुंच गया। मेरा कहने का मतलब है कि ये चतुर्दश विद्या के जितने आयाम हैं, और अंत में लोक्यते यह स लोक है, इसीलिए आपने परलोक में भी लोक लगाया और इस लोक में भी लोक लगाया। लोक मतलब जो भारत में अभी हमने लोक को क्या देखना शुरू कर दिया पता है? क्लासिकल वर्सेज फोक। अब बहुत लोग फोक बोलते हैं, क्लासिकल वर्सेज फोक जो है वो यूरोप में फिर रेशियल स्ट्रक्चर है। उनकी दृष्टि से फोक मतलब असभ्य, जो क्लासिकल है वो है सभ्य। भारत में जो लोक है वही शास्त्र है। लोकतः शब्द प्रयोगे अर्थक लोक में जो अनुभव होता है वही शास्त्र नियम बनाता है। इसीलिए जो लोक है वही शास्त्र में नियम के रूप में है। और यही लोक जो है, जो भगवान शंकराचार्य कहते हैं अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिको यम लोकम व्यवहार। लोक में शरीर का भी ज्ञान लोक में है, और शरीर परमाणु से बना है ये भी लोक है, परमाणु तन्मात्रा से बना ये भी लोक है, और इसी शरीर में चेतना है वो भी लोक है। आप किस रूप में किस ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं उसके हिसाब से वो लोक है। इसीलिए स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो और आत्मज्ञान हो, ये लोक का विषय है। यद्यत शरीर मादत्ते तेन तेन सरक्षते। स्थूल में है तो लोक, और सूक्ष्म जगत में है तो लोक। अभी तो साइंस में आ गया है कि कॉन्शियस पार्टिकल जो है एटम को कंस्ट्रक्ट करता है, जिसको माइक्रोवाइटा जो बात आई है, वो भी लोक है।
और आइंस्टाइन ने कर दिया यूनिफिकेशन थियरी, यूनिफाइड फील्ड थियरी, E इज इक्वल टू M, M इज इक्वल टू E। ये एनर्जी का फॉर्म लेना और फॉर्म का एनर्जी में जाना, ये भी लोक है। और हमारे अंदर ही चेतना है। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। हमें सातवें आसमान की बात हम नहीं करते, इसी शरीर में सब है। इसी शरीर में स्थूल से लेकर आत्मा का ज्ञान होता है, इसीलिए सबको लोक कहते हैं। अब जिसकी जैसी बुद्धि उसका वैसा लोक। सभी को सादर प्रणाम।